Hello friends, how are you? So in this video we'll learn about the most common phrases used in office. वो कौन कौन से phrases हैं जो सबसे ज़्यादा offices में use में आते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक list बनाई है. There are around 17 phrases which are most common and are used in the office, and if you are not aware about these phrases then of course it will be very difficult for you to work in office. And of course if you are not knowing about these phrases then others will consider you as a new. So let's start. So we have the first word, win-win. The first phrasal word is win-win. So the meaning of the word win-win is a situation or results that is beneficial for all. It is a situation where neither me nor the other, that means both the parties, are having beneficial interest. So the word is win-win, a situation or result that is beneficial for all. That means no one lose the contract. So I have prepared one statement. I have written a statement. We have met out all our target, so our boss will get new contract. So here the line is, we have met all our target. It's not necessary to use out. We have met all our targets on time. We can write it on time. So our boss will get new contract. हमने हमारे सारे टारगेट जो हैं वो मीट आउट कर दिए हैं. सो आवर बॉस विल गेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट. हमारे जो बॉस हैं उनको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा. एंड आवर सैलरी इंक्रीमेंट इज ऑल्सो सर्टेन नाउ. हमारा जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो भी क्या है, सर्टेन है. डेफिनेटली इस बार हमारा सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा. दिस इज अ विन विन कंडीशन फॉर बोथ ऑफ अस. ये मेरे लिए जिनका सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है यानी एम्प्लॉयज, और जो बॉस है जिनको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, दोनों के लिए क्या है, विन विन सिचुएशन है ये. तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस बनेगा, वी हैव मेट ऑल आवर टारगेट ऑन टाइम, सो आवर बॉस विल गेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड आवर सैलरी इंक्रीमेंट इज ऑल्सो सर्टेन नाउ. सर्टेन नाउ मतलब निश्चित है. दिस इज अ विन विन कंडीशन फॉर बोथ ऑफ अस. ये दोनों के लिए क्या है, विन विन कंडीशन है. द सेकेंड फ्रेज इज think outside the box. That means, this is the meaning, thinking differently, creatively. Thinking differently or creatively. That means to think new, think differently, new ideas, new thoughts to complete the task or any other activity. Now the sentence which I prepared for this is, in order to complete the task assigned to you. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई टास्क कंप्लीट करनी है, जो टास्क आपको असाइन की गई है, अगर आप उसके कंप्लीट करना चाह रहे हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क असाइन टू यू, यू मस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तुम्हें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जो अभी तक दूसरे लोग नहीं सोच पाए. यू मस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा जो अभी तक सोचा ना गया हो, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, ताकि तुम तुम्हारा काम जो है कंप्लीट कर सको ऑन टाइम, एज वेल एज जनरेट न्यू लीड्स टू द बिजनेस. न्यू लीड्स का मतलब क्या है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स. इसको अपन बोलते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स. आप नए कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कर सको, जनरेट कर सको बिजनेस के लिए. तो यहाँ पे जो वर्ड है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क असाइन टू यू, यू मस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. जो टास्क तुम्हें असाइन की गई है उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी तुम्हें करना होगा, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, कि तुम तुम्हारे काम को कैसे कंप्लीट कर सकते हो कम टाइम में, कम एनर्जी के साथ, कम कॉस्ट के साथ, जिससे कि तुम्हारा तुम्हारा जो वर्क है वो भी कंप्लीट हो जाए, और साथ ही साथ तुम बिजनेस को नई लीड्स भी जनरेट करके दो, नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी जनरेट करके दो. तो ये थिंक आउटसाइड द बॉक्स हो गया. नाउ थर्ड वन इज गोइंग फॉरवर्ड. गोइंग फॉरवर्ड का मतलब होता है इन द फ्यूचर. गोइंग फॉरवर्ड मतलब आगे से. इसको सिंपल हिंदी में अगर बोलता हूँ तो लेमन लैंग्वेज में आगे से. अब यहाँ पे इसका सेंटेंस जो है वो क्या है, एज वी हैव गॉट न्यू एम्प्लॉय हायर्ड दिस मंडे. हमारे पास जो है नए एम्प्लॉयज हायर हुए हैं इस मंडे. गोइंग फॉरवर्ड ही विल बी डीलिंग विद योर ईमेल. आगे से जो भी तुम्हारे ईमेल है वही क्या करेगा,
डील करेगा। ये देखिए, एज वी हैव गॉट न्यू एम्प्लॉयज हायर दिस मंडे, नए एम्प्लॉयज जो है हायर किए गए हैं। आगे से गोइंग फॉरवर्ड मतलब आगे से ही विल बी डीलिंग विद योर ईमेल्स। तुम्हारे पास जो भी ईमेल है वो आगे से कौन डील करेगा? न्यू एम्प्लॉय जो हायर हुआ है। तो आइए आगे हम फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ फ्रेज पे चलते हैं, रीच आउट। रीच आउट का मतलब है अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट, यानी मेरे पास आना। इसको हिंदी में बोलता हूँ मैं, मेरे पास आना है या मेरे से संपर्क करना। तो यहाँ पे इसका जो सेंटेंस बना है वो है रीच आउट टू मी आफ्टर अपलोडिंग द फाइल। फाइल अपलोड होने के बाद मेरे पास आना। ये जब भी जैसे कोई ऑफिस में मैनेजर है वो बुलाता है, ओके राइट नाउ एम्प्लॉयज आर अपलोडिंग द फाइल्स, ओके एम्प्लॉयज अपलोड द फाइल्स एंड देन रीच आउट टू मी इन माई कैबिन। रीच आउट का मतलब क्या है? अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट, अपना काम कंप्लीट करके मेरे पास आना। बट फर्स्ट यू हैव टू फिनिश इट। तो वी हैव रीच आउट ओवर in this sentence. So now the fifth phrase is my hands are tied. Inability to take decision. ये तो बहुत सिंपल है, my hands are tied, inability to take decision, यानी किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी इस सिचुएशन में, वो जो है डिसीजन नहीं ले सकता, कोई ऐसी कंडीशन आ गई है, तो इसको क्या बोलेंगे? my hands are tied. तो यहाँ पे इसके लिए जो सेंटेंस जो हमने बनाया, what sentence I have prepared for this is, as there is no managerial personnel in the office, my hands are tied to take such decision. कोई ऐसा डिसीजन है जिसे क्या है अभी मैं नहीं ले सकता क्योंकि कोई मैनेजेरियल पर्सन नहीं है, टॉप लेवल अथॉरिटीज तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं ये जो है डिसीजन जो है नहीं ले सकता। I am not capable to take the decision, so my hands are tied to take such decision. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रेज है my hands are tied, ये यहाँ पे काफ़ी जगह यूज में आ सकता है। जैसे कि कोई अथॉरिटी ना होने की वजह से, आपके पास कोई अथॉरिटी ना होने की वजह से आप क्या नहीं कर सकते? साइन नहीं कर सकते जहाँ पे आपको साइन करना है, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप सेल से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ये जो है, ये वर्ड जो है माई हैंड्स आर टाइड, यहाँ अलग अलग सिचुएशन में यूज में लेता है। देयर इज नो फिक्स्ड सिचुएशन फॉर दिस। यहाँ पे मैंने एक सेकंड एग्जांपल भी दिया है, एज मैनेजर हैज नॉट गिवन मी दिस अथॉरिटी, माई हैंड्स आर टाइड फॉर दिस डिसीजन। माई मैनेजर हैज नॉट गिवन मी दिस अथॉरिटी। दिस अथॉरिटी कुड बी साइनिंग अथॉरिटी, दिस कुड बी साइनिंग अथॉरिटी। ये साइनिंग अथॉरिटी हो सकती है कि मैनेजर ने मुझे साइन करने के लिए नहीं दिया है, सो माई हैंड्स आर टाइड। अगले फ्रेज की तरफ चलते हैं, फ्रेज नंबर 6, पुश द एनवेलप। पुश द एनवेलप का क्या मतलब है? यहाँ पे पुश द एनवेलप का मतलब है टू गिव समथिंग टू द लिमिट, टू पुश समथिंग टू द लिमिट और एक्सटेंड पॉसिबल। जितना आप पुश कर सकें, जितना जो है आप एक्सट्रैक्ट कर सकें, लिमिट बढ़ा सकें, उस लिमिट तक जो कि अभी तक अचीव नहीं की गई है, उससे बोलेंगे पुश द एनवेलप। यहाँ पे सेंटेंस जो मैंने फ्रेम किया है वो है आई मीट आउट द टारगेट ऑन टाइम इन ऑर्डर टू, सॉरी ये कंप्लीट नहीं लिखा मैंने, इन ऑर्डर टू मीट आउट द टारगेट ऑन टाइम, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे टारगेट मीट आउट करने हैं टाइम पे, यू शुड बी पुशिंग द एनवेलप इवन इफ यू आर फुल्ली ऑक्यूपाइड। यू आर फुल्ली ऑक्यूपाइड मतलब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम फुल्ली ऑक्यूपाइड, तुम्हारे पास ओवरफ्लो है वर्क का, पर फिर भी तुम्हें क्या करना होगा? अपने आप को पुश करना पड़ेगा। जो भी लिमिट तक आप पुश कर सकते हो, जितना भी टाइम डिवोट कर सकते हो किसी काम को करने के लिए, यू हैव टू पुश द एनवेलप टू कंप्लीट द टास्क इवन इफ यू आर फुल्ली ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे पुश द एनवेलप का सेंटेंस हो गया। अगले फ्रेज की तरफ हम चलते हैं, जो कि फ्रेज नंबर क्या है? 7 है, बाय द एंड ऑफ द डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार यूज में आएगा। बाय द एंड ऑफ द डे मतलब फाइनली, लास्टली। यहाँ पे डे के एंड से मतलब नहीं है कि शाम हो गई या फिर रात हो गई, ऐसा नहीं है ये। बाय द एंड ऑफ द डे मतलब फाइनली, लास्ट में, अंतिम निर्णय क्या निकलेगा वो ये बोल रहा है। बाय द एंड ऑफ द डे ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग द वर्क
यहाँ पे सेंटेंस जो है, ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग द वर्क बट बाय द एंड ऑफ द डे ही हैज टू कंप्लीट द टास्क असाइन टू हिम। ये अभी जो है एक्सक्यूजेस कर रहा है कि मैं ये वर्क नहीं करूंगा। ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग द वर्क। ये हमें एक्सक्यूजेस दे रहा है अभी कि हमें अभी वर्क नहीं करना। बट बाय द एंड ऑफ द डे, यानी अंतिम में, लास्ट ऑप्शन क्या होगा, लास्ट में जाके क्या होगा, ही हैज टू कंप्लीट द टास्क असाइन टू हिम। लास्ट में ये जो टास्क है इसे ही खत्म करनी पड़ेगी। ये भले ही कितने भी बहाने बना ले, कितना भी क्या करे, एक्सक्यूजेस दे, कुछ और करे, फाइनली बाय द एंड ऑफ द डे काम इसी को करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका काम कोई और नहीं करेगा। बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। नेक्स्ट जो है फ्रेज 8th, बॉल इज इन योर कोर्ट। अप टू यू टू डिसाइड, बॉल इज इन योर कोर्ट, अप टू यू टू डिसाइड। यहाँ पे बॉल इज इन योर कोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज में आता है। इसका मतलब है, बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है यहाँ डिसीजन आपको लेना है, अगला कदम आपको उठाना है कि एक्चुअल में करना क्या है। आपका अगला कदम जो होगा वो क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना है, आपके अलावा और कोई डिसाइड नहीं करेगा। एज एन एम्प्लॉय, इसका जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, वी एज एन एम्प्लॉय हैज गिवन यू ऑल द रिपोर्ट्स, नाउ we as an employee has given you all the reports। हम जो है एम्प्लॉय है और हमने हमारी तरफ से आपको सारी रिपोर्ट्स जो है वो दे दी है। we as an employee has given you all the reports, now the ball is in your queue, the ball is in your court, it is, sorry, now the ball is in your court। हमने एज एन एम्प्लॉय आपको सारी रिपोर्ट्स दे दी है, now the ball is in your court। Whether you want us to promote or fire, कि आप हमें प्रमोट करना चाहते हैं या आप जॉब से निकालना चाहते हैं। यानी ये जब भी एम्प्लॉय है किसी मैनेजर को बोलेगा तो ये सेंटेंस बोल सकता है, we as an employee has given you all the reports, now the ball is in your court, whether you want us to promote or fire, क्या आप हमारा प्रमोशन करना चाहते हैं या हमें जॉब से निकालना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो हमारा 9th फ्रेज है वो है सिनर्जी। यहाँ पे जो 9th फ्रेज है वो क्या है, सिनर्जी है। सिनर्जी का सिंपल मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। सिनर्जी का मतलब होता है एडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से किसी भी दो चीजों के मिलने से जो एडवांटेज जनरेट होता है वो होता है सिनर्जी बेनिफिट। जैसे कि कोई दो कंपनी है, जैसे एबीसी लिमिटेड और EFY लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड जो है वो सेल्स, मार्केटिंग, इन सब में क्या है, बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस है, बेहतरीन है। वहीं EXY जो है, XYZ जो है वो प्रोडक्शन में एफिशिएंसी रखती है, प्रोडक्शन में एफिशिएंट है। तो यहाँ पे अगर वो दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है, एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड, तब उनको सिनर्जी का बेनिफिट मिलेगा। एक तरफ से एबीसी लिमिटेड से तो सेल्स मार्केटिंग का बेनिफिट मिलेगा और XYZ से प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, तो कंबाइंड बेनिफिट जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका सेंटेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, व्हेन दिस ऑर्गेनाइजेशन विल अमालगेमेट विद एबीसी लिमिटेड, व्हेन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं XYZ लिमिटेड विल अमालगेमेट विद एबीसी लिमिटेड। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ क्या कर रही है, अमालगेमेट कर रही है। आवर ऑर्गेनाइजेशन विल गेट सिनर्जी बेनिफिट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी XYZ लिमिटेड जो है उसको एक सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा। किस चीज का, एबीसी लिमिटेड का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन करने में क्या है, बेहतरीन है। तो यहाँ पे सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही दोनों कंपनीज जो है एक दूसरे मिल जाएगी, हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा और हमारी सेल्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो सिनर्जी मतलब एडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो क्या है, टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल बेटर देन दिस, यानी आप इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। अभी तक जो लेवल अचीव नहीं हुआ है उसको अचीव कीजिए। लास्ट एम्प्लॉय अचीव द लेवल ऑफ 90%। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनाया वो क्या है, लास्ट एम्प्लॉय अचीव द लेवल ऑफ 90%, नाउ यू हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल।
लास्ट जो एम्प्लॉय काम कर रहा था वो 90% एक्यूरेसी को ही क्या कर पाया, अचीव कर पाया। अब आप यहाँ पे एक न्यू एम्प्लॉय हो, आपको इसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। नेक्स्ट लेवल मतलब आप 95% अचीव कीजिए, 100% अचीव कीजिए, पर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है इसको। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना, लास्ट एम्प्लॉय अचीव द लेवल ऑफ 90% एक्यूरेसी, नाउ यू हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, बेटर देन दिस, यानी इससे बेहतर करके दिखाना है, 90% से बेहतर। अगले फ्रेज की तरफ चलते हैं हमारे 11th। ये क्या है, बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड सेट अगेंस्ट विच थिंग्स आर टू बी कंपेयर्ड। बेंचमार्क परफॉर्मेंस, आपने ये वर्ड सुना होगा, बेंचमार्क परफॉर्मेंस। मतलब हमारे एक कंपनी है जो बेहतरीन है, जैसे मैं सैमसंग का एग्जांपल लूँ, यहाँ पे सैमसंग मोबाइल्स में क्या है, बेहतरीन है। तो दूसरी जो चाइनीज़ कंपनी है वो सैमसंग की जो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग जो है उसको एक बेंचमार्क मानती है, एक स्टैंडर्ड मानती है, और वो चाइनीज़ कंपनीज जो है सैमसंग से अपने आप को कंपैरिजन करने की सोचती है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एक सेंटेंस बनाया है, आर कंपनी परफॉर्मेंस इज अ बेंचमार्क। हमारी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, बेंचमार्क है इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में हमारी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, बेंचमार्क है, यानी इससे बेटर कुछ भी नहीं है, यही स्टैंडर्ड है। अदर ट्राई टू कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद आवर परफॉर्मेंस। दूसरे लोग जो है हमसे कंपैरिजन करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस है। अगले फ्रेज की तरफ चलते हैं 12, लेट्स टेक इट ऑफलाइन, मतलब टू टॉक सेपरेटली आफ्टर मीटिंग। ये बाद में जो मैटर मीटिंग में सबके साथ डिस्कस करने के लिए नहीं होते, और बीच में से अगर कोई पॉइंट आ जाता है तब यहाँ पे ऑफिस में बोला जाता है टू लेट्स टेक इट ऑफलाइन, मतलब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो क्या है, दिस इज नॉट ए बिजनेस इशू, लेट्स नॉट डिस्कस इट ओवर द बिजनेस कॉल। ये कोई बिजनेस इशू नहीं है, इसे बिजनेस कॉल पे डिस्कस ना किया जाए। टेक इट ऑफलाइन, हम ऑफलाइन जाके बात करेंगे, यानी हम बाद में बात करेंगे आफ्टर दिस कॉल। 13th जो फ्रेज है वो क्या है, बाइट द बुलेट, दैट मीन्स टेक अ डिफिकल्ट स्टेप। इसका जो सेंटेंस है वो क्या है, यू हैव नॉट प्रमोटेड फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में तुम्हारा जो है प्रमोशन ही नहीं हुआ है, पिछले 5 सालों में तुम्हारा प्रमोशन ही नहीं हुआ है। अब तुम्हें बहुत ही डिफिकल्ट स्टेप उठाने पड़ेंगे, तुम्हें कदम उठाने पड़ेंगे, तुम्हें परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी। यू हैव टू बाइट द बुलेट्स, दैट मीन्स यू हैव टू टेक वेरी डिफिकल्ट स्टेप टू प्रमोट योरसेल्फ। नेक्स्ट फ्रेज 14th, ड्रास्टिक टाइम कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर। ड्रास्टिक टाइम कॉल्स फॉर ड्रास्टिक मेजर, जो अभी चल रहा है कोविड-19 का। दैट मीन्स टफ टाइम टेक एक्सट्रीम एक्शन, क्योंकि ये टफ टाइम है, टेक एक्सट्रीम एक्शन। नाउ इसका जो सेंटेंस बनाया जाएगा वो क्या बनाया जाएगा, लॉकडाउन एवरीवेयर विच लीड्स टू डिक्रीज इन कंपनी सेल्स बाय 70%। लॉकडाउन हुआ है हर जगह, और हमारी जो कंपनी की जो सेल्स है वो 70% से गिर चुकी है। We have lost our company sales by 70%. Now this is a drastic time and it calls for drastic measure, यानी हमें जो है drastic measure लेने होंगे, हमें solution लेने होंगे, हमें action लेने पड़ेंगे कि अगला action क्या होगा, हमें क्या कट डाउन करनी है, सैलरीज कट डाउन करनी है, हमें एम्प्लॉयज़ को पार्ट टाइम रखना होगा, हमें प्रोडक्शन कम करना होगा, तो हमें एक एक्सट्रीम एक्शन जो है लेने होंगे। हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो क्या है, 15 है, द 80-20 रूल। जो 80-20 रूल है वो क्या है, अब ये 80-20 रूल के भी अलग अलग क्या है एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, 80% वर्क डन विद 20% एफर्ट। पहला तो ये है कि हमारा जो 80% काम है वो केवल 20% एफर्ट से ही हो जाना चाहिए। हमारी एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए कि हमारा 80% वर्क जो है 20% एफर्ट से कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसका जो सेकंड मीनिंग है वो ये है, 80% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू इज बीइंग जनरेटेड बाय 20% ऑफ इट्स टोटल कस्टमर। कंपनी का जो 80% रेवेन्यू है, कंपनी का जो 80% जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है केवल 20% ऑफ कस्टमर से, यानी हमारे वो 20% कस्टमर क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो यहाँ जो ये जो रेशियो है 80 और 20 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है।
कुछ लोग इसे ऐसे बोलते हैं 80% वर्क डन विद 20% एफर्ट्स, यानी हमें एफर्ट्स केवल 20% करने हैं पर हमारा वर्क जो है 80% कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमारी एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए वर्क करने के लिए। और दूसरे लोग जो है रेवेन्यू से लिंक करते हैं इसे। पर ये 80-20 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए ऑफिस में जो वर्क करो। जो नेक्स्ट फेज है 16th है, गिव 110% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। सिंपल, 110% मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, आपको जो परफॉर्मेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देनी होगी। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस जो बनाया, एज यू आर न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप नए हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड प्रीवियस एम्प्लॉय हु आर वर्किंग विद यू हैव गॉट एनी मिस, हैव नॉट गॉट एनी मिस इन हिज टारगेट। जो प्रीवियस जो एम्प्लॉय है उसने किसी भी तरह का टारगेट मिस नहीं किया है। नाउ क्योंकि अभी तक कोई भी टारगेट मिस नहीं हुआ है, यू शुड बी गिविंग 110% टू द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ तुम्हें तुम्हारा 110% देना होगा इस ऑर्गेनाइजेशन को कि तुम्हारा भी कोई टारगेट मिस ना हो। यू हैव टू गिव 110%, ये बोला जाता है 110%। कई लोग 1000% भी बोलते हैं, कई 2000% भी बोलते हैं, पर वो कंप्लीटली इनकरेक्ट है। जो भी लोग सुन रहे हैं वो इसे ना बोलें 200%, 300%। इट इज गिव 110% होता है केवल। द नेक्स्ट फेज इज डाउन साइजिंग, जो 17 है। डाउन साइजिंग का मतलब, अब ये डाउन साइजिंग भी के भी अलग अलग मतलब हो सकते हैं। डाउन साइजिंग ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब मेकिंग स्मॉलर बाय एलिमिनेटिंग स्टाफ पोजीशन। ये स्टाफ पोजीशन कम करके, प्रोडक्शन कम करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम करके, मार्केटिंग कम करके। डाउन साइजिंग मतलब कम करना। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, ड्यू टू लॉकडाउन एवरीवेयर, ड्यू टू लॉकडाउन आप इसका ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू लॉकडाउन मैनेजमेंट हैव डिसाइडेड टू डाउनसाइज द स्टाफ कम करने का बोला गया है। या फिर इसको बोल सकते हैं डाउनसाइजिंग द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन को क्या किया जाए, कम किया जाए। या फिर डाउनसाइजिंग द कॉस्ट को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो आपने देखा यहाँ पे जो है मोस्ट कॉमन फ्रेज यूज्ड इन ऑफिस हमने डिस्कस किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 डिस्कस किए हैं, हमारे और भी वीडियोस हैं उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वोकेबलरी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। और आपको ऐसे यूजफुल वीडियो अगर और आप अपनी वोकेबलरी या फिर इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कमेंट में अगर आपको कुछ भी इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ क्वारी है, या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड पे मैं कुछ वीडियो बनाऊं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके कमेंट कीजिए। थैंक यू।